हरिया नाम का एक किसान होता है। उसके दो बेटे होते हैं, रमेश और विजय। विजय अपने पिता के साथ खेती करता है। रमेश बहुत आलसी स्वभाव का होता है और विजय बहुत ही मेहनती होता है। उनके पास एक ही जमीन का टुकड़ा होता है। बीमारी के कारण हरिया की मौत हो जाती है। पिता के मरने के बाद दोनों भाई के हिस्से में वही एक जमीन आती है। रमेश की पत्नी रेखा विजय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और कहती है, आपने विजय को जमीन में आधा हिस्सा क्यों दिया? इस जमीन पर सिर्फ हमारा अधिकार है। आखिरी दिनों में मैंने पिताजी की कितनी सेवा की थी। ये मेरा फैसला नहीं है। ये बंटवारा पिताजी करके गए हैं। उन्होंने दोनों को इस जमीन का आधा आधा हिस्सा लेने को कहा था। दोनों भाई में जमीन का बंटवारा हो जाता है। रमेश अपनी पत्नी के साथ शहर रहने चला जाता है। वो वहाँ अच्छा जीवन बिता रहा होता है। दूसरी ओर विजय बहुत गरीबी में अपने दिन बिता रहा होता है। एक दिन गांव के सरपंच उसकी झोपड़ी के बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे ओ विजय, बाहर आ। आवाज सुनकर विजय बाहर आता है और हाथ जोड़कर कहता है, क्या हुआ मालिक, आप और यहाँ कैसे? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे। उसने पैसे मुझे चुकाए भी नहीं और यहाँ से चला गया। और मुझे आज ही मालूम हुआ कि उसने उसके हिस्से की ज़मीन भी बेच ली है। इसीलिए अब तू उसका कर्ज चुका या फिर अपनी ये ज़मीन मुझे दे दे। सरपंच की बात सुनकर विजय को यकीन नहीं होता है कि उसके बड़े भाई ने ऐसा किया, पर उसके पास सिर्फ वो एक जमीन का टुकड़ा होता है और वो सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे पास सिर्फ ये एक ही ज़मीन का टुकड़ा है। इसे मुझसे ना लें, मैं खेती करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। उसकी बात सुनकर सरपंच हंसने लगते हैं और कहते हैं, लगता है तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। सरपंच की बात विजय को समझ नहीं आती है और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हारे भाई ने तुम्हें बंजर ज़मीन का हिस्सा दिया है। इस ज़मीन पर कभी भी खेती नहीं हुई है। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? विजय को फिर से एक और झटका लगता है। विजय हिम्मत करते हुए बोलता है, सरपंच जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं इस ज़मीन पर खेती करके दिखाऊंगा। विजय को कुछ महीने का वक्त देकर सरपंच वहां से चला जाता है। दूसरी ओर अब तो खुश हो ना? अब समझ आया मैंने उसे वो ज़मीन का टुकड़ा क्यों दिया था। मान गए आपके दिमाग को। उधर विजय परेशान होकर अपनी जमीन के टुकड़े के पास आकर बैठ जाता है। तभी वहां से कुसुम नाम की लड़की रोते हुए जा रही होती है। उसे देखकर, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर, अगर तुम चाहो तो मेरी टूटी झोंपड़ी में मेरे साथ रह सकती हो। उसके बाद कुसुम विजय के घर चली जाती है। अगले दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। विजय उसे अपनी जमीन और कर्ज के बारे में सब बताता है। ये सब सुनकर, आप चिंता मत करो, हम दोनों खूब मेहनत करके उस जमीन पर सब्जियां उगाकर दिखाएंगे। उसकी बात सुनकर, पर कैसे? मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं हैं, तो मैं बीज और खाद कहाँ से लाऊं? विजय की बात सुनकर कुसुम अपने कानों से अपनी बाली निकालती है और कहती है, ये माँ पिता की आखिरी निशानी है, आप इसे बेचकर पैसा ले आओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुसुम विजय को काफी समझाती है। आखिर विजय मान जाता है और सरपंच के यहाँ वो कान की बाली गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आता है। उसके बाद वो कुसुम के साथ जाकर कुछ सब्जियों के बीज और खाद ले आता है। अगले दिन दोनों मिलकर पूरे दिन खेतों में फावड़ा चलाते हैं और विजय पूरे खेतों में सिंचाई करता है। दोनों दिन रात एक कर देते हैं। दोनों उस जमीन पर अलग अलग सब्जियों के बीज लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में विजय के जमीन से सब्जियां उगने लगती है। ये सब देखकर कुसुम, देखो, हमारे खेत में सब्जियां उगने लगी हैं। कुसुम भी भाग भाग कर आती है। देखती है कि सब्जियां उगना शुरू हो गई है। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके कुछ दिनों दोनों सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण सारी सब्जियां बिक जाती है। आमदनी काफी अच्छी होने लगती है। देखते ही देखते विजय सरपंच के सारे पैसा चुका देता है और अपनी पत्नी के कान की बालियां भी छुड़ा लेता है। ये सब देखकर विजय, किसी ने सच कहा है, मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं।
तुमने अपनी मेहनत से एक जमीन पर खेती करके ये साबित कर दिया, वो भी एक बंजर जमीन पर। उसके बाद सरपंच खुश होकर उसे अपनी कुछ जमीन पर भी खेती का काम दे देते हैं। विजय कड़ी मेहनत के साथ ऐसे ही काम करते रहता है। कुछ ही सालों में वो काफी अमीर आदमी बन जाता है। सारे गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते हैं। दूसरी ओर रमेश का शहर में नौकरी छूट जाती है और वो काफी समय से बेरोजगार चल रहा होता है, जिसकी वजह से एक दिन, कितने दिन हो गए, तुम्हें न जाने कब नौकरी मिलेगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। रेखा रमेश को छोड़कर वहां से चली जाती है। रमेश भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा होता है कि उस समय उसे अपने भाई के साथ किए व्यवहार पर पछतावा होता है और लगता है भगवान ने मुझे सजा दी है। मैंने अपने भाई को बेवकूफ बनाया। एक बार गांव जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। अगले दिन रमेश गांव पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर बातें करने लगते हैं। रमेश सीधे अपनी टूटी झोंपड़ी के पास जाता है और बहुत हैरान हो जाता है। वहां पर टूटी झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा घर होता है। बड़ी सी गाड़ी होती है। इतने में घर के अंदर से विजय कुसुम के साथ निकलता है। विजय ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। ये सब देखकर अरे, विजय कैसे इतना अमीर बन गया? इतने अच्छे कपड़े, गाड़ियाँ और घर कहाँ से आया? तभी विजय देखता है कि दरवाजे पर उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसे देखकर, भैया, आप और यहाँ? ये आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है? रमेश अपने भाई से माफी मांगता है और उसे सारी बातें बताता है। उसकी बात सुनकर, भैया, मुझ गरीब किसान को जमीन के टुकड़े ने ही इतना अमीर बनाया है, जिसे आपने बंजर और बेकार समझकर मुझे दे दिया था। रमेश फिर से माफी मांगता है। उसके बाद तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत पुरानी बात है। हरिया नाम का एक आदमी अपनी बीवी मीना के साथ रामपुर गांव के छोटे से घर में रहता था। हरिया लकड़ी काटने का काम किया करता था। इससे ही उनके घर का गुजारा चलता था। लेकिन कभी कभी तो उसके पास एक वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं होते थे। हरिया बहुत ही दयालु था। अगर उसे कोई भूखा या असहाय व्यक्ति मिलता था तो वो अपना खाना भी उसे खिला देता था। मीना उसकी यही आदत से बहुत परेशान थी। तुम दूसरों की इतनी मदद क्यों करते हो कि अपना सारा खाना भी उन्हें ही खिला देते हो? मीना, दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है। मुझे उन्हें खुश देखकर मेरा पेट भर जाता है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा। अगले दिन हरिया लकड़ी काट कर घर आ रहा था। तभी अचानक गांव का एक आदमी भागा भागा हरिया के पास आता है। अरे हरिया भाई, जल्दी चलो, तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत खराब है और वो बेहोश हो गई है। तभी हरिया ये सुनकर दौड़ा दौड़ा गांव के एक वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी, जल्दी चलो, मेरी बीवी बहुत बीमार है। हाँ, चलूंगा भाई, मगर क्या तुम मेरी फीस लाए हो? मैं बिना पैसे के किसी मरीज को नहीं देखता। हरिया के पास वैद्य की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वो वैद्य के सामने बहुत ही रोता और गिड़गिड़ाता है, लेकिन वैद्य ने उसकी एक ना सुनी। फिर हरिया गांव में अपने जानने वालों के घर पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई पैसे नहीं देता। दुखी हरिया एक मंदिर के पास बैठकर रोते हुए भगवान से कह रहा था, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मैं अपनी बीवी का इलाज भी ना करा सकूं? भगवान सही में हरिया की सुन लेते हैं। पास में से ही एक साधु बाबा गुजर रहे थे। हरिया को रोता देख वो उसके पास आते हैं। राधे राधे। बालक, तुम क्यों रो रहे हो? बाबा, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बीवी का इलाज करा सकूं। साधु बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। वो अपनी झोली में से एक मोर पंख निकालते हैं। दुखी क्यों होता है बालक? ले, ये मोर का पंख ले। ये कोई आम मोर का पंख नहीं है, ये एक जादुई मोर पंख है। अगर तू इसे किसी मरीज के सर पर रखकर राधे राधे
बोलेगा तो वो मरीज ठीक हो जाएगा। क्या 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 ऐसा सही में होगा बाबा जी? हाँ, मगर ध्यान रहे, अगर तेरे अलावा इसका इस्तेमाल किसी गलत व्यक्ति ने करा तो वो व्यक्ति उसी वक्त अधमरा हो जाएगा। साधु बाबा बस ये कहते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं और हरिया भी अपने घर आ जाता है। घर आते ही हरिया अपनी बीवी मीना के पास जाता है। जाते ही वो मीना के सर पर जैसे ही मोर पंख रखकर कहता है, राधे राधे। तो उसकी बीवी तुरंत ठीक हो जाती है और होश में आ जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी बीवी को सारी बातें बताता है, कैसे उसे साधु बाबा ने जादुई मोरपंख दिया। देखा देखा मीना, मैं तुमसे कहता था ना, भगवान हमारी एक न एक दिन जरूर सुनेंगे। हाँ, तुम सही कहते थे। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उस साधु बाबा को भगवान ने ही फरिश्ते के रूप में भेजा था। तभी मीना के मन में एक सुझाव आता है, क्यों ना हम इस जादुई मोरपंख की मदद से लोगों की मदद करें। हरिया को मीना का सुझाव अच्छा लगता है और वो दोनों जादुई मोरपंख की मदद से लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हरिया पंख मरीज के सर पर रखकर राधे राधे कहता है, वो मरीज तुरंत ठीक हो जाता है और धीरे धीरे हरिया की पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। अरे भाई, तुम्हें पता है मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया था और सारे डॉक्टरों ने हाथ काटने तक को कह दिया था, लेकिन भला हो हरिया भाई का, उन्होंने तो मेरे हाथ को चंद मिनटों में ही ठीक कर दिया। दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने के लिए हरिया के पास आने लगे थे। गांव में वैद्य के सारे मरीज भी हरिया के पास इलाज कराने जाने लगे। वैद्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे कोई इलाज क्यों नहीं करा रहा है। ये क्या हो रहा है? मेरे सारे मरीज कहाँ जा रहे हैं? मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी गांव का एक आदमी वैद्य के पास आता है। वैद्य जी, आपको पता है हरिया पर तो भगवान की कृपा हो गई है। उससे इलाज कराने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उसके घर के बाहर रोज लंबी लाइन लगी रहती है। वैद्य ये सुनकर चौंक जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अब से मुझे हरिया पर नजर रखनी होगी। हाँ। बस तब से ही वैद्य हरिया पर नजर रखने लग गया। एक दिन वैद्य चुपके से हरिया को जादुई मोर पंख की मदद से मरीज को इलाज करते हुए देख लेता है। अच्छा, अब समझ आया। हरिया इस जादुई मोर पंख की मदद से लोगों को ठीक कर रहा है। अगर ये जादुई मोर पंख मेरे हाथ लग जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वैद्य के मन में लालच आ जाता है। एक दिन रात को वैद्य हरिया के घर में चुपके से घुस जाता है और वो जादुई मोरपंख को चुरा लेता है। अगले ही दिन वैद्य अपने मरीज पर जादुई मोरपंख का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो जादुई मोरपंख को मरीज के सर पर रखकर कहता है, राधे राधे, वैद्य उसी वक्त अधमरा हो जाता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं अपने हाथ पैर क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ? कोई हरिया को बुला कर लाओ। तभी एक आदमी हरिया को जाकर सारी बात बताता है। हरिया वैद्य की मदद के लिए जैसे ही जाने लगता है, मीना उसे रोक लेती है। रुको जी, तुम उसकी मदद करने मत जाओ। तुम्हें याद नहीं, जब मैं बीमार थी उस वैद्य ने मुझे देखने को भी मना कर दिया था। अरे मीना, अगर हम भी उसी की तरह हो जाएं, तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? बस फिर क्या, हरिया वैद्य की मदद करने के लिए चला जाता है और
और जाते ही जैसे ही वो उस जादुई मोर पंख को वैद्य के सर पर रखकर कहता है, राधे राधे। तुरंत ही वैद्य ठीक हो जाता है और ठीक होते ही वैद्य हरिया से माफी मांगता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की मदद करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। कोई अमीर हो या गरीब, हमें सभी की मदद करनी चाहिए। एक समय की बात है, रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा चाची और उनके लड़के मोहित के साथ रहती थी। रिया के चाचा चाची बहुत ही बुरे और कठोर स्वभाव के इंसान थे। रिया के पिता ने अपनी जायदाद उनके नाम लिखी हुई थी और जायदाद के मुताबिक 18 साल का होते ही वो रिया के नाम हो जाएगी। रिया के चाचा चाची उसकी सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहते थे। रिया बहुत ही सुंदर और सीधी साधी लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। आसपास के लोग भी उसकी प्रशंसा करते थे। रिया के चाचा चाची जितना अपने बेटे मोहित से प्यार करते थे, उतना ही रिया से चिढ़ते थे। उसकी चाची रिया से घर के सारे काम कराती थी। ढंग से साफ कर, और हाँ, किचन में बर्तन भी पड़े हैं, उसे भी साफ कर दे। हाँ, रिया को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता था। वो उसी के घर में नौकरों की तरह रहती थी। उसकी चाची उसे खाना भी बचा कुचा देती थी। इतना सब होने के बाद भी रिया खुश रहने की कोशिश करती थी। रिया को चिड़ियाओं से बहुत लगाव था। वो रोज सुबह अपने घर के बगीचे में चिड़ियाओं को दाना डाला करती थी और उनके बगीचे में ढेर सारी चिड़िया आ जाती थी। लो लो, तुम भी लो, पेट भर के खाओ। लेकिन रिया की चाची को ये बात पसंद नहीं आती थी। मूर्ख लड़की, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तुझे चिड़ियाओं को खाना खिलाना ही है तो घर से थोड़ा दूर जाकर खिला। उनकी आवाजों से मेरी नींद खराब हो जाती है। रिया का कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो बातें कर सके, इसीलिए वो अपने माता पिता की तस्वीर से ही बातें किया करती थी। माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप मेरे साथ होते। चाचा चाची मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। पता नहीं कब मैं भी बाकी लोगों की तरह जिंदगी जीऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी और नई नई जगह घूम भी पाऊंगी। काश मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। एक दिन रिया अपने बगीचे में पानी दे रही थी। तभी अचानक से एक चिड़िया रिया के पैरों के पास आकर गिर जाती है। चिड़िया के पंख पे चोट लगी हुई थी। रिया चिड़िया के पंखों पर दवाई लगा देती है और उसे पानी पिलाती है। चिड़िया पानी पीते ही चहकने लगती है। वो चिड़िया कोई और नहीं, एक सुंदर सी परी थी। वो अपने असली रूप में आ जाती है। हेलो रिया, मेरा नाम सोनम परी है। मैं तुम्हारे अच्छे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ही ले रही थी और तुम उसमें सफल हुई हो। तुम मुझसे कुछ भी 3 इच्छाएं मांग सकती हो, मगर ध्यान रहे, मैं एक दिन में एक ही इच्छा पूरी करूंगी। मुझे चिड़ियाओं को उड़ता देखना बहुत पसंद है। क्या मैं भी उनकी तरह आकाश में उड़ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मगर तुम 1 घंटे के लिए ऐसा कर सकती हो। तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है और रिया के पंख आ जाते हैं। रिया अपने आप को उड़ता देख बहुत चौंक जाती है। रिया परी के साथ आकाश में उड़ने लगती है। रिया कभी बादलों के बीच में तो कभी सुंदर से झरने के ऊपर से उड़ती है। हे वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो देखो, नीचे घर कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ये कितना सुंदर नजारा है। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना खुश रिया आज तक नहीं हुई। समय पूरा होने पर परी रिया को नीचे ले आती है। ठीक है रिया, अब मेरे चलने का समय हो गया है। अगली 2 इच्छाएं तुम मुझसे कभी भी मांग सकती हो। बस तुम मेरा नाम 2 बार ले लेना और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तभी परी गायब हो जाती है और रिया भी अपने घर आ जाती है। रिया पूरी रात सोचती रहती है
कि वो अगली इच्छा क्या मांगे। अगले दिन सुबह रिया जल्दी उठकर घर से थोड़ा दूर जाकर परी का 2 बार नाम लेती है। तभी तुरंत परी उसके सामने आ जाती है। बोलो रिया, तुम्हारी अगली इच्छा क्या है? मेरे पास ज्यादा पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। क्या मुझे नई नई ड्रेसेस मिल सकती हैं? जैसे ही परी अपनी छड़ी घुमाती है, वैसे ही रिया की ड्रेस एक सुंदर सी ड्रेस में बदल जाती है। ड्रेस को देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। लो रिया, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हुई और तुम्हारी ढेर सारी ड्रेसेस भी तुम्हारी अलमारी में पहुंच चुकी हैं। ये कहते ही बस परी वहां से गायब हो जाती है। घर आते ही रिया अपनी अलमारी खोलकर अपनी ड्रेसेस देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। इन्हें पहनने के बाद तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी। ए लड़की, ये नई ड्रेस कहाँ से आई तेरे पास? कहीं से चुरा के लाई है क्या? नहीं चाची, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, उन्हीं पैसों में से लेकर आई हूँ। रिया की चाची उसे बहुत डांट रही थी। तभी उसके चाचा पीछे से आते हैं और रिया को अपने कमरे में भेज देते हैं। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? अगर इसे इस बात का जरा भी बुरा लग गया और ये घर छोड़कर चली गई तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। कुछ ही दिनों की तो बात है, इससे थोड़ा प्यार से पेश आओ। उस दिन से रिया के चाचा चाची उससे अच्छे से बातें करने लगते हैं। रिया को भी उनका इतना बदला हुआ बर्ताव देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद रिया का जन्मदिन था। रिया इस बात से अनजान थी कि उसके 18 साल के होते ही उसके चाचा चाची उसे घर से बाहर निकाल देंगे। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और रिया 18 साल की हो जाती है। उसके चाचा चाची एक कागजात पर उसके साइन ले लेते हैं। उनके नाम हो जाता है। घर नाम होते ही वो दोनों रिया को घर से बाहर निकाल देते हैं। रिया एक पेड़ के पास बैठी रो रही होती है। तभी उसे अपनी आखिरी इच्छा मांगना याद आता है। जैसे ही वो परी का 2 बार नाम लेती है, परी उसके सामने आ जाती है। बोलो रिया, तुम्हें तीसरी इच्छा क्या मांगनी है? मेरी तीसरी इच्छा है कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए, जिसके साथ मैं अपना सारा जीवन हंसी खुशी बिता सकूं। रिया, तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा पूरी होती है। मेरे जाते ही तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। बस ये कहते ही वो परी वहां से गायब हो जाती है। तभी अमीर खानदान का एक लड़का वहां आ जाता है और वो रिया से शादी का हाथ मांगता है। फिर रिया उससे शादी कर लेती है और अपना जीवन उसके साथ हंसी खुशी बिताने लगती है। दूसरी तरफ उसके चाचा चाची को उसका बेटा मोहित कुछ समय बाद घर से बाहर निकाल देता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।